Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 19 अप्रैल 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पेंसी लुंगपा ग्लेशियर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कुछ टर्म्स हैं, वनाक्राय, पेटिया और एटर्नल ब्लू, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। अभी जो टर्म्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं या फिर ये क्या है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए बोलता है एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन सी साइबर अटैक या फिर ऑप्शन डी मिनी सैटेलाइट्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बावजूद भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके आंसर का डिस्कशन भी करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा पेज नंबर 1 पर सबसे पहला आर्टिकल। अब ये आर्टिकल बात करता है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में। तो सिंपली इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली हम लोगों ने रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि वो जो महंगाई है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इन्फ्लेशन क्या है, ये एग्जैक्टली महंगाई है, आपको रिटेल में देखने को मिलती है और होलसेल में देखने को मिलती है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको रिटेल होलसेल का डिफरेंस बताया था और उसके बाद मैंने आपको महंगाई का जो भी हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो यहाँ पे समझाया था, किस प्रकार से मेजर करते हैं, वो सारी बातें बताई थी। आपको याद होगा जिस दिन मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था उसी दिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो आज यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप लोग को बताना है कि होलसेल प्राइस और साथ ही साथ यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ ये जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है और साथ ही साथ रिटेल इन्फ्लेशन है इनके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमने 2 दिन पहले पढ़ा है, इसी वजह से आज वापस से आपसे पूछा जा रहा है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता देना, मैं आपको वापस से नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल में चर्चा की गई है मार्च के महीने का, ठीक है, ये डेटा मार्च के महीने का है, अभी हम लोग अप्रैल के मंथ में। तो मार्च के महीने में जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो 14.55% तक पहुंचा। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि अभी अप्रैल 2017 से अगर हम लोग देखें तो अप्रैल 2017 से ये अब की बार का दूसरा एक सबसे उच्च स्तर पर पहुंची हुई महंगाई आपको नजर आएगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर इससे पहले ये वाला ग्राफ आप देख पाओगे, इस ग्राफ के अंदर दिखाया गया 2018 में इन्फ्लेशन कहाँ हुआ करता था, ये यहाँ पर आप देख पाओगे किस प्रकार से ग्राफ चल रहा है। देन 2022 में 2021 के बाद यहाँ पर ये महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चालू हुई। उसके पीछे कई सारे कारण है, आपको पता होगा 2020-21 के अंदर तो कोविड पैंडेमिक की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ। देन उसके बाद अभी यहाँ पर फेबररी मंथ के बाद में तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हो गया, है ना। रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, चाहे वो ऑयल ले लो, चाहे काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स ले लो, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कशन किया था कि जो दुनिया भर में फूड के प्राइसेस हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं जिसका इम्पैक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर भी आप देख पाओगे जो इन्फ्लेशन है वो अभी 14.55% का पहुँचा मार्च के मंथ के अंदर। इनफैक्ट मार्च से महीने का जो पहला महीना था, इससे पहले वाला फेबररी मंथ था, फेबररी मंथ के अंदर ये 13.11% का इन्फ्लेशन था, लेकिन मतलब बताया गया कि रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है अभी के टाइम पर। क्लियर हुआ। अब ये क्या डेटा है ना, देखो ये जो डेटा होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है।
तो आपको ज़्यादा इस पर फोकस भी नहीं करना है, लेकिन अभी तक एक बहुत हाईएस्ट डेटा ये पहुंच चुका है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत सारे और भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे आने वाले टाइम पर, तो एक ध्यान रहेगा ना इसको लेकर। तो सारे आर्टिकल हम लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार ये किस बेस के ऊपर लिखा गया है। क्लियर हुआ? तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई इसमें अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोग पढ़ सको या एग्जामिनेशन में रिलेट हो सके। एग्जामिनेशन में रिलेट होने के लिए वही है होलसेल प्राइस और साथ साथ रिटेल प्राइस, तो इसके बीच का डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। आज आप लोग समझाओगे, नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट है, वो है रेरा रूल्स को लेकर। तो रेरा रूल्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले हम मुद्दा समझते हैं। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे में हमारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से बोला है कि आप जो केंद्र सरकार क्वेश्चन कर रही है आपसे, उसका रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, केंद्र सरकार ने रेरा रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन किया। रेरा रूल्स क्या है, यह है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। मैं आपको इसके बारे में अभी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसको लेकर, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ क्वेश्चंस करे गए हैं सेंटर के थ्रू। ठीक है, कुछ क्वेरीज यहाँ पर उठाई गई हैं, लेकिन क्या हुआ, जो राज्य सरकार है, खासकर स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज हैं, वो इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई आपको रिस्पॉन्स देना है। अभी तक रिस्पांस जिन स्टेट्स ने दिया है वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे, तो रिस्पांस देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक स्टेटमेंट छोटा सा निकल कर आता है। बाकी इसमें और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब क्या ही, मतलब इस आर्टिकल में क्या ही है यार, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, यूनिक सी इन्फॉर्मेशन है। रेरा के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आखिरकार ये रेरा रूल्स हैं क्या, इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकता है डेफिनेटली। तो जो ये रेरा एक्ट है 2016, मैं आपको समझाता हूँ क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर एक टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंटरवेंशंस, जीएस पेपर 3 के अंदर 2-3 टॉपिक आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के, इकॉनमी के टॉपिक्स आ गए, तो उसी से यहाँ पर इस वाले आर्टिकल को आप रिलेट कर पाओगे। बात करें रेरा की, तो फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, चलो एक बार और देख लेते हैं। रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। जो रियल इस्टेट है, हमारा प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो काम किया जा रहा है, लोग फ्लैट्स वगैरह परचेज करते हैं, आपको पता होगा, ये जो पूरा का पूरा रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट को रेगुलेट और डेवलप करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। सिंपल सा इसका नाम ही बता रहा है इसका काम, है ना। अब ये जो एक्ट है, इसको पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था 2016 में। फिर उसके बाद ये एक्ट पूरी तरह से वर्किंग में कब आया, 1 मई 2017 से। फिर उसके बाद हमें बताया गया इसका मेजर काम क्या है। देखो, इस एक्ट का मेजर काम है, जो भी होम बायर्स हैं, लोग घर खरीदते हैं, यहाँ पे डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, है ना, वो घर बेचने का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस पूरे रियल इस्टेट के अंदर। तो जो होम बायर्स होते हैं, जो घर खरीदते हैं, फ्लैट परचेज करते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है ये एक्ट। ठीक है, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे स्कैम भी हो जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाता है। साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने में मदद करता है कि रियल इस्टेट के अंदर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर वो रियल इस्टेट हमारा एक सिक्योर पूरा का पूरा सेक्टर रहेगा तो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है, लोगों को भरोसा होने लगता है रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है। बाकी ये जो एक्ट है, इसने यहाँ पर रेरा को, मतलब कि आप कह सकते हो इस रियल इस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बना दी, वो है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉडी बन गई जो कि इस पूरे रियल इस्टेट को देखने का काम करती है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी वैसे मुद्दे भी देखते हैं, मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर से इस पूरे डीलिंग के अंदर एक विवाद हो जाता है, ठीक है, एक डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को देखने के लिए भी यहाँ पर ये बॉडी वर्क करेगी। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है, आखिरकार हम लोग को ज़रूरत क्यों थी रेरा की। तो देखो, जो रियल स्टेट सेक्टर है ना, ये अनरेगुलेटेड सेक्टर था, मतलब इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई रेगुलेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पर चल रहा था। तो इसी वजह से इसको रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए जो कि ध्यान रखा जा सके इसका। इसी वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग लेकर आए। अब यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कैसे कि डील के अंदर काफ़ी सारा डिले हो जाना, प्राइस को लेकर इश्यूज़ होता था, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर इश्यूज़ होता था, ठीक है, ख़राब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, या फिर प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी बार डिले हुआ करता था, या फिर ऐसा भी देखने को मिलता था कि काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, आप पैसा दे देते हो फ्लैट के लिए कि हाँ हमें ये परचेज़ करना है, लेकिन क्या होता है, वो पैसा तो आपने दे दिया लेकिन अभी तक आपको फ्लैट नहीं मिला, और वो मतलब डिले पे डिले होता रहता है, और मतलब सालों निकल जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार की परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो उनको टैकल करने के लिए हमारे पास कोई बॉडी नहीं थी, तो अब बॉडी है रेरा, ठीक है, जो कि यहाँ पर इन सारी परेशानियों को टैकल करने का काम करेगी। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी बायर्स को चीट किया है, ठीक है।
ऐसा दिया है कि मतलब प्रॉपर्टी बायर से पैसा ले लिया कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर्टी मिली भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, ठीक है, ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिले हैं। उसके बाद अब क्या था, ये सारे मुद्दे हो रहे हैं तो इसके बाद भी भाई वो जो प्रॉपर्टी बायर वो कहाँ पर जाए, ठीक है, अपना दुख कहाँ पे बताए, ठीक है, उससे उससे मतलब उस परेशानी से कैसे निकले, उसके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे रेरा है, ठीक है, तो रेरा एक्ट के अंडर में ये सारे काम किए जाते हैं, रेरा एक्ट के अंदर में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर हुआ? तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए रेरा एक्ट की ज़रूरत पड़ रही थी हम लोगों को, इस वजह से लेकर आए। अब बाकी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है रेरा का? मेजर ऑब्जेक्टिव है कि पहली चीज़ तो जो रियल इस्टेट हो रहा है, मतलब रियल इस्टेट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबको यहाँ पर पता रहेगा। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर इसका मेजर फोकस ये भी रहेगा कि हम लोग डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकें। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर फोकस रहने वाला है कि हम लोग देखो एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे, जिससे कि क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है इसके अंदर, तो उसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सके। साथ साथ यहाँ पर जो होम बायर्स होते हैं, जो भी घर वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उनके हक को यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा सके, उनके साथ कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्कैम ना हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए यहाँ पर रेरा काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये रेरा को इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था स्टेट से, बट क्या हुआ, यहाँ पर स्टेट का रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई आप यहाँ पे उन क्वेरीज़ का जो भी रिस्पांस है वो दो। क्लियर हुआ? तो ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। बाकी आपको साउंड वगैरह थोड़ी सा बदला बदला लग रहा होगा यार, है ना, मैं खुद परेशान हो गया, थ्रोट पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब आवाज़ लगातार डे बाई डे चेंज होती जा रही है, पिछले 3-4 दिन हो गए लगातार थ्रोट ख़राब है मेरा, ठीक है। तो आई होप फिलहाल तो आपको आवाज़ साफ़ आ रही होगी, मतलब सुनने लायक आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए, इतना मेडिकेशन लेने के बाद भी जो है चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, और मैं भी खुद परेशान हो गया यार थ्रोट के चक्कर में। बस खाली ये है कि पेन नहीं हो रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से मैं आराम से वीडियोस रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। चलो अगला आर्टिकल जो है, इस वाले आर्टिकल को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इस वाले आर्टिकल का। ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को एडिटोरियल डिस्कशन पर लेकर आता हूँ, आज के एडिटोरियल्स को कवर करते हैं, क्योंकि आज के एडिटोरियल्स काफ़ी लेंदी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, और मतलब चीज़ें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझेंगे अच्छे से इनको, फिर उसके बाद हम लोग अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स को कवर करेंगे। यहाँ पे पहला आर्टिकल है, यहाँ पे ऑथर लिखती हैं कि भारत भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है रशिया को, जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, वैसे भारत क्रिटिसाइज़ कर सकता है। भारत को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना चाहिए यूनिलेटरल सैंक्शंस के ऊपर। ऐसे इतिहास में बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर भारत ने इस प्रकार का स्टैंड लिया है, तो अब भी अगर स्टैंड ले इस प्रकार का तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑथर ने दे रखी है। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा क्रिप्टो को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सरकार ने बोला कि क्रिप्टो के ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब क्रिप्टो के बदले में हमारी सरकार खुद एक करेंसी लेकर आ रही है जिसका नाम है CBDC, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये करेंसी क्या होने वाली है, लेकिन ये क्रिप्टो के मुताबिक यहाँ पर बेकार है। क्रिप्टो अपने आप में बढ़िया करेंसी थी, वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बताया गया भाई क्रिप्टो करेंसी अलग है और जो सरकार डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है वो बिल्कुल अलग है, दोनों का अलग अलग मामला है। तो इसको डिस्कस किया गया है, वो हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पर ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है आज का, मतलब श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि श्रीलंकन क्राइसिस के पीछे का रीज़न, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट रीज़न क्या है। फिर साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया कि भारत को क्या सीखना चाहिए श्रीलंका के क्राइसिस से, प्लस चाइना का कितना इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस पूरे आर्टिकल का एक अच्छा सा एनालिसिस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ एग्जैक्टली नोट्स फॉर्म में, तो आप उसको अपने पास स्टोर करके रखना। आज हम लोग श्रीलंका का जो पूरा मुद्दा है पूरा बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करेंगे, मतलब जैसा हम रोज़ाना डिस्कस करते हैं श्रीलंका रिलेशंस वगैरह, वैसा नहीं, आज हटकर कुछ इसका डिस्कशन होगा। क्योंकि कुछ दिन पहले इस आर्टिकल को सांसद TV के अंदर कवर किया गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हो रही थी, ठीक है, काफ़ी सारी डिबेट्स मैंने यहाँ पर इसके ऊपर देखी हैं, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, तो मैंने उनका सबका कंपाइलेशन कर दिया है। एक अच्छा आपको एनालिसिस मिलने वाला है इस पर पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि ये इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि श्रीलंका से हम लोग क्या सीख सकते हैं, आखिरकार क्या क्या रीज़न रहे श्रीलंका के पीछे, श्रीलंका की पॉलिसीज़ क्या रही हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें हम मेंशन की गई, डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, देख पाओगे काफ़ी लेंदी आर्टिकल है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर।
फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को लेकर एक डेटा पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेंगे। फिलहाल तो अभी हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले पेज पर। फिर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर अगर हम देखेंगे एक्सप्लेनर सेक्शन पर, तो एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। मतलब मैंने इसको पढ़ा ना, इसको लेकर मुझे बहुत टाइम लग गया इसको पढ़ते पढ़ते, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, वो डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बात करिए यूके और रवांडा के असाइलम प्लान के बारे में। तो ये यूके रवांडा असाइलम प्लान क्या है, मतलब आप समझ पाओगे कि क्या यार, मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, यूके का जो एक टाइम पे काफ़ी बड़ा दबदबा हुआ करता था दुनिया भर में, यहाँ पे राज करता था एक टाइम पर, तो आज के टाइम पर किस प्रकार की हरकतें यूके के थ्रू करी जा रही हैं। अब यूके ने रवांडा के साथ अग्रीमेंट ये किया है कि जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी शरणार्थी है यूके के अंदर, उनको यूके के अंदर ना रखकर ये रवांडा छोड़ जाएंगे। अब रवांडा छोड़ देंगे एक लैंडलॉक कंट्री में, ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो कोई समुद्र भी नहीं है, कोई किनारा, मतलब समुद्र का किनारा भी नहीं देखने को मिलेगा। तो एक लैंडलॉक कंट्री के अंदर छोड़ देंगे, और रवांडा से बोल दिया गया कि आप उस व्यक्ति को वापस से यूके नहीं आने दोगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे रवांडा को पैसे भी दिए गए। तो मतलब पूरा डील काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इसको डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या क्या इशू चल रहा है, और इस प्रकार का काम पहले इजराइल और ऑस्ट्रेलिया भी कर चुके हैं, वो भी चीज़ें मेंशन की गई है, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर एयरबैग्स के बारे में चर्चा की गई है। भाई जो एडिशनल एयरबैग्स लगाने के बारे में अभी रूल्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, तो इसके क्या फ़ायदे होते हुए नजर आएंगे वो यहाँ पे समझाया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। प्लस कितने लोगों की जान जा रही है और कितने लोगों की जान बचा सकते थे हम लोग, वो भी मेंशन किया गया। ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी आप लोगों के लिए, देखते हैं यहाँ पर, इसको समझते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। देखो, यूके और रवांडा दोनों अलग अलग देश हैं। तो यूनाइटेड किंगडम और रवांडा के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक डील होती है। और इस डील के अंदर क्या है, यूके ने बोला कि रवांडा को हम बहुत सारा पैसा देने वाले हैं। यहाँ आप देख पाओगे डील हो रही है ना, एग्जैक्टली। तो बहुत सारा पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब पैसा ही जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि जो रवांडा है, वो रवांडा यूके के रेफ्यूजीज़ को अपने कंट्री के अंदर रखेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखो आज के टाइम पर क्या होता है ना, कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाता है, मतलब कि शरणार्थी बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे कि भारत के अंदर आप देख पाओगे बांग्लादेश से, है ना, रेफ्यूजीज़ आए हुए हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। आज के टाइम पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो रशिया यूक्रेन का। जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो निकल कर दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में शरण रह रहे हैं, ठीक है, दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में एज अ रेफ्यूजी जा रहे हैं। तो वो सब यहाँ पर रेफ्यूजीज़ होते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे जो लोग हैं वो यूके भी जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट अफ्रीका से, मतलब हर तरीके से, हर मतलब दुनिया भर से जो लोग हैं वो यूके भी जाते हैं शरण लेने के लिए। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी देखने को मिलता है, बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसके लोग भी निकल के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम लोग यूके पहुंच जाएंगे या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर पहुंच जाएंगे, वहाँ पे शरण ले लेंगे, तो उससे हमारा भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे आप देख पाओगे ये रेफ्यूजीज़ हैं, वो अलग अलग देश में जाकर ये रेफ्यूजी मतलब शरण ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही यूके के अंदर होता है, ये हमने देख लिया, मतलब सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। अब जब यूके के अंदर रेफ्यूजी जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये डील करी गई है। यूके ने ये बोला कि जो रेफ्यूजी हैं यूके के अंदर, मतलब यूनाइटेड किंगडम में जो भी रेफ्यूजी आएंगे, शरण लेने के लिए आएंगे, उन सबको प्लेन में बैठाकर हम रवांडा छोड़ देंगे। रवांडा जो कि एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगा, इन्होंने बोला हम रवांडा छोड़ देंगे। और रवांडा जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ देश ही देश है उसके, ठीक है, बीच में है वो रवांडा, वहाँ पे छोड़ देंगे। और रवांडा से ये बोला गया हम आपको पैसा दे रहे हैं, आपको करना क्या है, इन लोगों को वापस से यूके नहीं आने देना है। ये यहाँ पर एक अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। ये एक असाइलम प्लान आप देख पाओगे, मतलब आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या ही मतलब खेल खेला जा रहा है। हालांकि इसकी आलोचना बहुत हो रही है, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल्स आप देख पाओगे, लगातार आलोचना हो रही है कि भाई क्या कर रहा है यूके यार, है ना। यूके ने बोला कि हम लोग रवांडा को पे करेंगे 120 मिलियन यूरो, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे और भी पहले इतिहास में देखने को मिला है, लेकिन आज के टाइम पर इस प्रकार से स्टेप उठाया जा रहा है, वो आप खुद देख पाओगे। आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है, इसकी क्रिटिसिज्म, और आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं 15 अप्रैल और भी 14 अप्रैल, ये आप देख पाओगे लगातार आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे बता करेगी कि देखो क्रिटिसिज्म हो रहा है, हर जगह पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि भाई यूके कर क्या रहा है, यूके का ये जो प्लान है बिल्कुल बेकार है, ठीक है। इससे यहाँ पर आप देख पाओगे जो रेफ्यूजी है उसको उठा के दूसरे देश में भेज रहा है, वहाँ पे वो उसकी करण में उसके कंट्री के अंदर शरण लेने आ रहा है, और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उठाकर उसको दूसरे देश में भेज दे रहा है।
ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आप देख पाओगे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं जिसको यहाँ पे काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलती है। इनफैक्ट आप तिब्बतन पीपल का एग्जाम्पल ले पाओगे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चाइना और तिब्बत का कॉन्फ्लिक्ट, आपको याद होगा, डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, और उसी के अंदर मैंने आप लोग को समझाया था कि किस प्रकार से जो तिब्बतन पीपल है वो इंडिया आए और इंडिया ने यहाँ पर उनको मतलब पूरी तरह से शरण दिया, है ना। ये आप लोग देख पाओगे। बाकी अगर हम लोग एक मैप देखें, पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से समझेंगे। एक यार मैंने मैप लगा रखा था, एक सेकंड में आप निकालता हूँ उसे। यहीं पर आप देख पाओगे एक, यार कहाँ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं यार, यहीं से समझ लेते हैं, पता नहीं कहाँ गया। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा चलो पीछे वर्ल्ड मैप ड्रॉ हुआ है, ये यूके है। यूके के से आप लोग देख पाओगे कितनी दूरी है रवांडा की। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको रवांडा बीचों बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बीचों बीच में यहाँ पे रवांडा है, एक लैंड लॉक कंट्री है। क्लियर हुआ। यहीं पर इन लोगों को भेजने के बारे में चर्चा की गई। अब क्वेश्चन ये है किन किन को भेजा जाएगा, तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आपको पीडीएफ में से ले लेना, पीडीएफ में मैं इसको डाल दूंगा। ओके, तो क्या है, बात की गई कि देखो जो बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यूके के अंदर इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। अब इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं तो इसी चक्कर में यूके ने बोला हम लोग यहाँ पर 120 मिलियन यूरो का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ पर, रवांडा में, और रवांडा में फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और इन लोगों को उठाकर रवांडा भेजा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, लोग अगर यूके पहुँचेंगे तो यूके से उठा के यहाँ पर उनको रवांडा भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, इन्होंने बोला मतलब यूके से पूछा गया है आपने रवांडा क्यों चूज़ किया, तो यूके बोलता है कि रवांडा बिल्कुल सही है, एक सेफ़ कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रवांडा को चूज़ कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से वही आर्गूमेंट करना है जो भी है आप लोग कह सकते हो। उसके बाद यूके रवांडा डील की वजह से हम लोगों को अपना इतिहास भी याद आता है। इतिहास के अंदर बात करें तो पहले भी ऐसा हुआ है। पहले कैसे हुआ था, इसराइल ने ये काम किया है, इसराइल ने भी यहाँ पर इस प्रकार का सिमिलर एग्रीमेंट किया था रवांडा और युगांडा के साथ में। 2014 से 17 के बीच में इसराइल ने भी जो भी रेफ्यूजीज़ थे उनको उठाकर इन देशों में भेज दिया, ठीक है, और इनसे बोल दिया कि बस इतना ध्यान रखना है ये वापस से इसराइल नहीं आना चाहिए। ऐसे यूके ने किया कि बस इतना ध्यान रखना है कि ये लोग वापस से यूके नहीं पहुंचने चाहिए। उसके बाद ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने एक डील कर ली थी किसके साथ, पपुआ न्यू गिनिया के साथ में, ठीक है, वहाँ पे अपने सारे रेफ्यूजीज़ को भेज दिया था, ठीक है, तो इन्होंने भी वही बोला कि ये वापस से नहीं आने चाहिए। इसको लेकर ये डील हो जाती है। और यूके से जो रवांडा है 10,000 किलोमीटर दूर है। अगर दुनिया भर से कोई भी एज अ रेफ्यूजी जाता है यूके के अंदर तो यूके क्या करेगा, उसका टिकट कटा के फ्लाइट में बैठा के रवांडा पहुँचा देगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये यूके की साइड से डील की गई है और गवर्नमेंट ऑफ रवांडा ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है, आप लोग देख पाओगे। इसी वजह से मैंने, आप ट्विटर पर जाओगे ना, टाइप करना गवर्नमेंट ऑफ रवांडा, तो उनके ऑफिशियल अकाउंट पर देखने को मिलेगा। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन आप देख पाओगे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। रवांडा ने एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ये रहा यूके और इधर यहाँ पे रहा रवांडा के लीडर। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे कितना इसमें खर्चा आने वाला है, तो खर्चा मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया कि ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अभी क्या है ना, पहले ज़्यादा खर्चा आ रहा था बट रवांडा में भेजने में लोगों को इतना खर्चा नहीं आने वाला है, तो इससे यहाँ पर कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं यूके को ये स्टेप सही लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये बात पता चलती है दुनिया भर में कि भाई इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, तो ह्यूमन राइट्स को लेकर, यहाँ पे वॉयलेशन को लेकर आप कह सकते हो यूके का क्रिटिसिज्म होता है। बोला जा रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो ह्यूमन राइट वॉच है, इन्होंने यहाँ पर ट्वीट भी किया। इन्होंने बोला यूके की सरकार ने जो एग्रीमेंट साइन किया है लोगों को यहाँ पे रवांडा भेजने का, जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनको रवांडा भेजने का, ये बिल्कुल गलत है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो अफेक्ट करेगा बहुत सारे लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों के अंदर से भी मतलब ऐसा चीज़ें देखने को मिली हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। आप लोग देख पाओगे ऐसा किन किन देशों ने किया है, तो मैंने आपको सिंपल से शब्दों में बता दिया। इधर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया गया और इसराइल का एग्जाम्पल दिया गया। इन्होंने भी पहले भी इस प्रकार की डील कर रखी है रवांडा के साथ में। क्लियर हुआ। अब एक और डील यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। सिंपल से शब्दों में आप लोग पढ़ना इसको, वही बातें देखने को मिलेंगी जो कि मैंने आपको बताई हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दूँ, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो क्या है, जब हम लोग देखते हैं कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इराक हो गया, सीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, है ना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनके अंदर खुद एक वॉर चलती हुई नज़र आती है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, सिविल वॉर आती है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंट्रीज़ के अंदर वॉर चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं लगातार सालों से, उसके पीछे का रीज़न भी यही कंट्री है। यूएसए है, इधर यूके है, ये सब बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पे इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा इन छोटे छोटे देशों के अंदर। अब सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग निकल के जाते हैं, अब निकल कर यूके पहुँचते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मतलब इनकी
इनकी वजह से ही बवाल हुआ है इन सारे देशों में, और यही लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनको उठा के रवांडा भेज रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज़ और भी देख पाओगे आज के टाइम पर क्या है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, आपको पता होगा यूके के, ये पहुंचे थे यूक्रेन में। वहाँ पे जाके डिस्कशन वगैरह काफ़ी सारे चल रहा था, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा काफ़ी सारे लगा रखे हैं, या आपको पता होगा। अब यूक्रेन के अंदर जब हालात काफ़ी ख़राब हैं तो यूक्रेन की साइड से भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं एज अ रेफ्यूजी, एज अ शरणार्थी। यूक्रेन से काफ़ी सारे लोग निकल कर कहाँ पे पहुँच रहे हैं, कहाँ पे पहुँचेंगे आप कह सकते हो, पहुँच भी रहे हैं और पहुँचेंगे कहाँ पे, यूके के अंदर। अब यूके उठा के उनको रवांडा भेज देगा। आप खुद इमेजिन करो, मतलब कि यूक्रेन जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो भी इन व्यक्ति है वो यूके पहुंचा था शरण लेने के लिए, लेकिन उसको उठा के एक ऐसी जगह पर रवांडा में भेज दिया जाएगा जहां पे उसको काफ़ी हद तक सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं इसको लेकर काफ़ी सारे कंसर्न देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसकी आलोचना आज के टाइम पर हो भी रही है। क्लियर हुआ? अगर आपको अच्छे से एक एक बात क्लियर हो चुकी है तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे लाइक का बटन है ना, और यहाँ पे लाइक करके आप सपोर्ट कर सकते हो। देखो रोज़ाना मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, वीडियो को ऊपर लाइक का बटन है उसको दबा दिया करो। आज भी हमने टारगेट अपना 5K प्लस लाइक्स का रखा है। आई होप आप लोग आज के इस वीडियो पर वो पहुँचा देने वाले हो। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। आप लोग रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैंने समझा दिया है, बाकी आर्टिकल वगैरह जो PDF के अंदर है वो मैं आपको लगा कर दे देता हूँ। उसके बाद इसके नीचे ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, बात की गई है अंडरस्टैंडिंग द एडिशनल एयरबैग्स मैंडेटेड फॉर व्हीकल्स। इसका मतलब क्या है, सरकार ने अभी यहाँ पर बोला कि गाड़ियों के अंदर 6 बैग्स को इंस्टॉल किया जाएगा, एयरबैग्स को। एयरबैग्स क्या होता है पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ताकि आप लोग कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाओ इंटरेस्ट लेकर। कार के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से एयरबैग्स लगाए जाएंगे। ये आगे हो गया, ये साइड एयरबैग्स हो गए, ये आप देख पाओगे ये साइड एयरबैग्स हो गए, ये यहाँ पर सीट वाले एयरबैग्स हो गए, ये फ्रंट में हो गया, और ये साइड एयरबैग्स हो गए। इससे क्या होगा, इससे गाड़ी कहीं पे मतलब ठुकती भी है, कोई यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इससे क्या होगा, इंसान को इतनी इंजरी नहीं आएगी। ठीक है, वो इंसान बच जाएगा, उसको इतनी इंजरी नहीं आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे केसेस, मतलब हज़ारों केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पर व्यक्ति काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है उसके एक्सीडेंट पर। ठीक है, डेथ मतलब कि एक्सीडेंट हुआ तो उसका सर यहाँ पे आगे लग गया, ठीक है, या फिर बॉडी उधर की साइड लग गई, कहीं पे भी यहाँ पर लगने के बाद इंजरी सी देखने को मिलती है। बट ये जो एयरबैग्स हैं वो इनको प्रोटेक्शन देगा। तो अभी फिलहाल एयरबैग्स यहाँ पे आपको सामने ही देखने को मिलते थे, तो अभी यहाँ पे साइड में एयरबैग्स इंस्टॉल करने के बारे में चर्चा की गई है। जो इनफैक्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है ना, उसको आप लोग इसी वाले पिक्चर से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बोला गया कि पहले तो यहाँ पे एयरबैग्स देखने को मिलते थे, बट अभी सीट एयरबैग्स और साइड एयरबैग्स भी यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी यहाँ पर सरकार ने बोला है कि भाई लगभग आप 6 एयरबैग्स का इंस्टॉलेशन करोगे पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में, ताकि जो व्हीकल्स की सेफ्टी है वो बढ़ जाए। ठीक है, और इसको लेकर मतलब पूरा प्रपोजल 14 जनवरी को ऑलरेडी लेकर आ चुके थे। अब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्टूबर 1 के बाद। जो भी M1 कैटेगरी मैन्युफैक्चर जो व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे M1 कैटेगरी के अंदर, तो अक्टूबर 1 के बाद से इनके अंदर ये 6 एयरबैग्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 एयरबैग्स लगाए जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, इनका देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ या फिर आपका भी क्वेश्चन होगा कि एयरबैग्स लगाने में कॉस्ट तो लगती होगी, बिल्कुल लगती है। तो इसका मतलब एयरबैग्स अगर इंस्टॉल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एयरबैग्स लगेंगे तो व्हीकल के प्राइस भी बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा होने वाला है, व्हीकल के प्राइस भी बढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया कितना प्राइस बढ़ेगा, तो जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, ठीक है, ऑटोमोबाइल मार्केट के एनालिस्ट चार्टो डायनेमिक्स, इन्होंने यहाँ पर रिटेलर्स को बोला कि देखो अगर हम 4 एडिशनल एयरबैग व्हीकल के अंदर डालते हैं तो लगभग 17,600 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है, ये यहाँ पर बताया गया। कुछ केसेस के अंदर ये और भी ज़्यादा हाई हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब एटलीस्ट इतना खर्चा तो आएगा, ये भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या बताया गया, देखो अभी एक प्रिडिक्शन है, जाटो डायनेमिक्स का एक प्रिडिक्शन है कि भाई इतना खर्चा आ सकता है। ठीक है, इतनी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर लग सकती है। फिलहाल यहाँ पे बोला गया फिर भी एयरबैग्स एक प्रोटेक्शन तो देंगे ना, एक अच्छी प्रोटेक्शन, आपके ज़िंदगी तो बचेगी ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी क्यों बचानी है, मतलब ज़िंदगी क्यों बचानी है, नहीं मतलब कि यह है कि ऐसा क्यों, मतलब फोकस क्यों कर रहे हैं इतना एयरबैग्स के ऊपर। एयरबैग्स के ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम लोग देखें तो डेथ जो है ना बहुत ज़्यादा हुई है व्हीकल्स के अंदर एयरबैग्स ना होने की वजह से। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है क्या एयरबैग्स वाकई में लोगों की जान बचाएगा।
तो एक रिपोर्ट आती है अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने यहाँ पर बोला जो फ्रंटल एयरबैग्स है, मतलब कार के आगे वाला स्टीयरिंग पे जो एयरबैग्स आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, इस एयरबैग की वजह से 1987 से लेकर 2017 के बीच में लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बची है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एयरबैग्स कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। मतलब 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई गई है। उन 50,000 ऐसे मतलब इतने लोग हैं कि जिनसे एक बेसबॉल स्टेडियम भर जाए, तो काफ़ी सारे लोगों की जान बच सकती है एयरबैग से, और बची भी है। साथ ही साथ हमारे गडकरी साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारी बातें बताई हैं। इन्होंने बोला कि देखो 2020 के अंदर 8,598 यहाँ पर लाइव्स गई हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर बचा सकते थे एयरबैग्स लगाकर, क्योंकि क्या हुआ, उनका सर टकराया कार के टक्कर की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजरी की वजह से डेथ हो गई है। इस वजह से साइड कोलिशन की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई है। मतलब साइड में कोई गाड़ी की टक्कर हो गई होगी, तो साइड में टक्कर होने के बाद यहाँ पे इंजरी हो चुकी है। इन्होंने बताया फ्रंट साइड और यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एयरबैग्स अभी कार के अंदर दिखाएं, तो एयरबैग्स ना होने की वजह से डेथ हो जाती है। तो क्या है, इनके थ्रू बोला गया कि अगर ये एयरबैग्स होते तो आज वो लोग भी ज़िंदा होते। तो इसी वजह से यहाँ पर एयरबैग्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों को हो जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये आप लोग देख पाओगे, पिछले साल से एयरबैग्स के बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। पिछले साल से हम लोग यहाँ पर इन एयरबैग्स को इंस्टॉल करने में लगे पड़े हैं। अब फिलहाल इसमें एडिशनल एयरबैग्स को ऐड किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ एयरबैग्स लगाए जाएंगे साइड वाले, सीट वाले, जिससे और ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाए इंसान को, ठीक है। जिससे यहाँ पर इंसान की हम लोग जान पूरी तरह से इंश्योर कर सकें और उसकी जान जो है हम लोग पूरी तरह से बचा सकें। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटे से आर्टिकल के अंदर ये बातें मेंशन्ड की गई हैं। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अब जो अगला एडिटोरियल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, श्रीलंका लेसन्स फॉर इंडिया। मैं आपको एक एक बात अच्छे से बताऊंगा, स्टोरी फॉर्म में सारी बातें आप लोग सुनते हुए चलना बस खाली, और चाहो तो नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे जो नोट्स वगैरह हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर ही पीडीएफ के अंदर पिन करके दे देता हूँ। और एक बात और ध्यान रखना, आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन रोज़ लिया जाता है, और आज भी एक मेंस का क्वेश्चन है। चलो मैं पहले वही दे देता हूँ। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और फटाफट यहाँ पर आपको क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करके कहाँ पे सबमिट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो मेंस का क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो डेली बेसिस पर काफ़ी सारे मेंस का क्वेश्चन लोग लिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। आप लोग भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, 19 अप्रैल का डेली मेंस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा। क्वेश्चन ये है कि जो एनजीओज़ होते हैं हमारे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि हमारे एनजीओज़ आखिरकार कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंस भी बताना है, प्लस ये भी बताना है कि एनजीओज़ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो, कुछ करंट एग्जांपल्स डाल सकते हो, रिसेंटली जो भी इंसिडेंट्स हुए आपको पता होगा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है आपके साथ, ठीक है। तो 250 शब्दों में इस आंसर को लिखना है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो हमने लिख लिया आंसर, क्योंकि रोज़ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो इसको सबमिट कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपस में सब रिव्यू करेंगे। तो चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो सबमिट करने के लिए क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम डाउनलोड करना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आपको 3 चैनल मिलेंगे। एक के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर 14,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। एक के आगे यूपीएससी लिखा हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। देन उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग वाला भी मिलेगा आपको, तो मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से चैनल ओपन होगा। अब आप देख पाओगे ये कल क्वेश्चन दिया गया था, मतलब 18 अप्रैल का क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, तो लगभग आप देख पाओगे बहुत सारे लोगों ने आपस में आंसर दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया है, ठीक है। तो करना क्या है, अपना आंसर लिखना है, फिर उसके बाद उसकी पिक्चर क्लिक करनी है और टेलीग्राम चैनल पर जाना है। जैसे आप जाओगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, मतलब कमेंट लिखा होगा नीचे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपको एक दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग अपने आंसर को सेंड कर सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पर डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग सेंड कर रहे हैं, 4-4.5 हज़ार लोग यहाँ पर मे भी मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे आंसर्स डेली बेसिस पर लिख रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आपस में रिव्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये कोई पेड वगैरह इनिशिएटिव नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपकी डेली मेंस आंसर रैंकिंग की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, बाकी हम लोग अपने आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल के अंदर बात की गई श्रीलंका लेसन्स फॉर इंडिया। चलो इसको देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या लेसन्स है भारत के लिए, प्लस उसके बाद श्रीलंकन क्राइसिस आखिरकार क्या है, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो भी समझेंगे। एक एक करके चीज़ों को सुनते हुए चलना। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि जो श्रीलंका है
वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कहीं ना कहीं चीज़ों से सफ़र करा है, लेकिन आज के टाइम पर ना खाने तक का शॉर्टेज हो चुका है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग कंट्री छोड़ छोड़ कर निकल कर इंडिया के अंदर आ जा रहे हैं, इंडिया के अंदर यहाँ पर उनको पकड़ लिया जा रहा है। तो आप लोग देख पाओगे इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं कुछ बैकग्राउंड से कि आखिरकार क्या था, कैसे शुरुआत होती है, फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है फ्रेगिलिटी ऑफ श्रीलंकन इकॉनमी। मतलब देखो, देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशर से 1948 के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका का जो एग्रीकल्चर है ना वो यहाँ पर बहुत बढ़िया था। श्रीलंका का मतलब अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। इनफैक्ट जो टी हो गया, मतलब चाय की पत्ती, कॉफ़ी, रबर और मसाले, इनके प्रोडक्शन के अंदर श्रीलंका बहुत आगे था और इन्हीं से बहुत सारा पैसा कमा रहा था। इन्हीं चीज़ों को एक्सपोर्ट कर करके बहुत सारा पैसा श्रीलंका के पास में आ रहा था। ठीक है, अब जो पैसा आता था ये चीज़ें एक्सपोर्ट करके, वो पैसा वापस से चला जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग काफ़ी सारा सामान मंगाते हैं। श्रीलंका शुरू से ही बहुत बड़ा इम्पोर्टर रहा है। जो बेसिक एसेंशियल फूड आइटम्स हैं वो भी श्रीलंका ने इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपोर्टर रहा है। अब क्या हुआ, कुछ सालों में, मतलब साल ब साल ऐसे ही चलता रहा, कंट्री का जो एक्सपोर्टिंग है वो यहाँ पर आप देख पाओगे बढ़ जाता है। कंट्री ने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने चालू करे। गारमेंट्स के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ने लगा। ठीक है, काफ़ी पैसा कमाने लगे। अब गारमेंट्स के साथ साथ आप यहाँ पे देख पाओगे इन्होंने टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट कर दिया। मतलब क्या है, लोग घूमने जाते हैं और टूरिज़्म सेक्टर ना एक बहुत बड़ा सेक्टर है श्रीलंका का। मतलब जो श्रीलंका की इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर भी। लोग घूमने जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लोग घूमने तो जाते हैं, बट क्या हुआ, टूरिज़्म वगैरह इन्होंने अपना बढ़ाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रेमिटेंसेस आ रहे थे। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? रेमिटेंसेस वो होते हैं जब देश से लोग बाहर निकल कर जाकर किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं और वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, तो रेमिटेंसेस वगैरह आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या हुआ, इनके एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन होना चालू हो गया। एक्सपोर्ट के अंदर जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर कम होना चालू हुआ, जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिक झटका लगता है और इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर आप देख पाओगे इनका बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। एक टाइम पे $7 बिलियन का हुआ करता था, आज के टाइम पर $2 बिलियन का बचा हुआ है। तो फॉरेन रिजर्व काफ़ी कम हो गया। ये सारे क्राइसिस आप देख पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारा पैसा जो है बाहर से आया करता था श्रीलंका के अंदर, टूरिज़्म से कमा रहे थे, रेमिटेंसी से कमा रहे थे और बहुत सारा चाय की पत्ती वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पिट गई हैं। ये सारी चीज़ें क्यों पिटी हैं, क्या है रीज़न, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस देखने को मिले। बैलेंस ऑफ पेमेंट वही है जहाँ पर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग जो है बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, कंट्रीज़ की कंपनीज़ के बीच में, वो सारी बातें बताई जाती हैं। अब क्या हुआ, श्रीलंका का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चालू हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इनफैक्ट श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट वगैरह वो काफ़ी बढ़ चुका था, सॉरी इंपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि सामान काफ़ी सारा मंगा भी रहा था, और एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो चुका था। सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इनफैक्ट बताया ये भी गया कि 1965 से ही क्या हुआ, श्रीलंका ने लगभग 16 बार लोन लिया है IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और लोन लेने पर श्रीलंका से बोला गया था कि आप थोड़ा सा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर लो, प्लस सरकार जो सब्सिडीज़ दे रही है लोगों को उसको थोड़ा सा कट डाउन कर लो। ठीक है, अपनी करेंसी को थोड़ा सा संभाल लो, इसके ऊपर फोकस कर लो, ऐसा श्रीलंका से बार बार बोला गया लोन देते वक्त। लेकिन श्रीलंका ने इनमें से किसी बात के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, सब कुछ एज इट इज़ चलाता रहा और बहुत सारा जो पैसा है वो सरकार खर्च करती रही अपनी इकॉनमी को और ज़्यादा मतलब बढ़ाने में। ठीक है, इकॉनमी के अंदर पैसा डालती रही और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करती रही। और यहाँ पे क्या हुआ, इसी की वजह से क्या हुआ, आप देख पाओगे यहाँ पे सुधार हो नहीं पाया। और जो पैसा इन्होंने लिया बार बार IMF से 15-16 बार जो पैसा ले लिया है वो सब यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, वो सब यहाँ पर इनका कंट्री ऐसे पी गया पैसा, उससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। श्रीलंका अपने क्राइसिस को नहीं सुधार पाया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो लास्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन था ना श्रीलंका की तरफ, वो 2016 में दिया गया था $1.5 बिलियन का, 3 साल के लिए दिया गया था। मतलब आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, श्रीलंका ने बहुत सारा लोन ले रखा है और लोन लेने के बाद सारा पैसा अपने देश में ऐसे पिला दिया, उसका कोई भी बेनिफिट निकाला नहीं इन्होंने। ठीक है, ये चीज़ आप देख पाओगे। फिर उसके बाद दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिलेगा। पहला रीज़न तो ये हो गया भाई लोन काफ़ी ले रखा है और उस लोन का सही से यूज़ नहीं किया। दूसरा रीज़न यहाँ पर है टेरर अटैक।
ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत बड़ा टेरर अटैक भी देखने को मिलेगा। एक बहुत मतलब बदतर सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी थी। अब क्या हुआ, आपको याद होगा 2019 में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, चर्चेस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट आपको देखने को मिल जाता है, लग्जरी होटल्स के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है श्रीलंका के अंदर। 2019 की बात है। अब जब ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो इन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से लोग डर गए। अब मतलब लोग क्या डर गए, लोग के डरने की वजह से जो लोग हैं, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं जो पहले घूमने जाया करती थी श्रीलंका के अंदर में, क्योंकि श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर बहुत मजबूत है, अब उन्होंने घूमने जाना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाउन हुआ, इनकी इकॉनमी मतलब आप कह सकते हो गिरना चालू हो चुकी थी। लोग, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी इकॉनमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो लोग हैं उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर बॉम्ब अटैक वगैरह हुआ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जाना बंद कर दिए। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप देख पाओगे और क्या देखने को मिलेगा कि देखो इनकी एक सबसे बड़ी ये भी रहा है, जो लीडरशिप है ना वो बहुत बेकार सी रही है। ठीक है, लीडरशिप टोटली ब्लर रही है, कोई भी यहाँ पर फ़ायदा देखने को नहीं मिला। लीडर के थ्रू कोई ऐसा काम नहीं किया गया ताकि श्रीलंका को सही किया जा सके। अदरवाइज़ यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी देख पाओगे, पूरा का पूरा फैमिली यहाँ पे श्रीलंका को चला रहा था। रिसेंटली तो काफ़ी सारे लोगों ने रिज़ाइन किया है। ठीक है, राजपक्सा आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, है ना। तो पूरी पूरी फैमिली यहाँ पर पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड हो चुकी है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें पेंडेमिक की, तो पेंडेमिक तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। ठीक है, पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हुई। अप्रैल 2021 के अंदर बात करें तो राजपक्सा सरकार ने एक और मिस्टेक कर दी, एक और गलती कर दी। गलती क्या कर दी भाई, इसी कोरोना के दौरान में अप्रैल 2021 में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो खाद मंगाते हैं, जो फर्टिलाइज़र मंगाते हैं अलग अलग देशों से, वो फर्टिलाइज़र अब अपने देश में नहीं मंगाएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, और श्रीलंका को बनाएंगे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला नेशन। एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ये उन्होंने डिसाइड कर लिया और रातों रात क्या किया, फर्टिलाइज़र के ऊपर बैन लगा दिया। अब हम किसी देश से भी कोई खाद नहीं खरीदेंगे, हम लोग नेचुरल फार्मिंग करेंगे। अब क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड तो कर लिया, काम चल रहा था, थोड़े टाइम काम चला, और थोड़े टाइम बाद इन्होंने देखा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जो फसलें, यानी कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, चाय की पत्ती, कॉपर और रबर, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब इनका प्रोडक्शन कम हो गया। क्या हो गया, फसलें यहाँ पर डाउन हो गई। ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की कोशिश की गई थी और ये चीज़ें भी यहाँ पर ख़त्म सी हो गई, इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया। अब क्या था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो ये चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। अब क्या हुआ, जब इनका ग्रोथ ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इस चीज़ का एक्सपोर्ट भी ख़त्म हो गया। मतलब एक जगह से पैसा आ रहा था टूरिज़्म से, टूरिज़्म बंद हुआ। ये सारे फसलें की ग्रोथ कर रहे थे, उससे पैसा आ रहा था, तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाकर उसकी प्रोडक्शन ख़त्म कर दी, उससे भी जो पैसा आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ आप देख पाओगे। लोन ले रहे थे, लोन अपने कंट्री के अंदर गलत तरीके से यूज़ करके उसको पिला दिया सारा, वो यहाँ पर आप देख पाओगे वो भी सारा ठप हो गया। तो ये सारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक्स आप देख पाओगे श्रीलंका के अंदर देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इशू है लीडरशिप इशू। देखो, अगर एक अच्छा लीडर होगा तो डेफिनेटली चीज़ों को आगे अच्छे से लेकर चलेगा, चारों तरफ चीज़ों को सोच कर चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर लीडरशिप का है। श्रीलंकन लीडरशिप के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, सब प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव वाले हैं, सब प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन वाले हैं। तो कोई अच्छे से काम करेगा ही नहीं, सब आपस में परिवार वाले काम कर रहे हैं, सब आपस में परिवार वाले यहाँ पर देश को संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें अच्छे से चलती हुई नज़र आई नहीं। फिर उसके बाद ये कहानी चलती रही, पेंडेमिक आ गया, ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना ली, तो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब यहाँ तक पहुँच ही रहे थे, इतनी सारी परेशानियों से जूझ ही रहा था श्रीलंका। उसके बाद एक और परेशानी आ जाती है, वो है यूक्रेन वॉर। ठीक है, अब यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट होती है। अब आप कहोगे यूक्रेन वॉर का श्रीलंका से क्या लेना देना, एक बहुत बड़ा लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, हुआ क्या, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर हुई, तो इसकी वजह से जो लोग हैं वो, अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ देश के अंदर हैं, कुछ यहाँ पर देश से निकल कर अलग अलग जगह पर चले गए एज अ रेफ्यूजी। अब हुआ क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि रशिया जो है, रशिया की इकॉनमी, श्रीलंका की इकॉनमी टूरिज़्म के ऊपर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी रखती है। ठीक है, टूरिज़्म से बहुत सारा पैसा कमाती है। लेकिन एक चीज़ और नोट डाउन करने वाली वो ये है कि टूरिज़्म में जो सबसे ज़्यादा लोग आया करते थे वो रशिया और यूक्रेन से आया करते थे।
ठीक है। अब रशिया, यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ से आया करते थे। अब रशिया यूक्रेन में वॉर चली, सिचुएशन ख़राब हो गई, उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे एक अनस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो चुकी है। अब वहाँ से लोग आ नहीं रहे, अब वहाँ से लोग नहीं आएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कोई पैसा खर्च नहीं होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला। दूसरा बहुत बड़ा कारण यह है कि जो भी इनके पास चाय की पत्ती बची हुई थी, रबर बचा हुआ था श्रीलंका के पास में, जो भी इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ पाई है, ये जो भी ये लोग ग्रो करते थे, इसी से पैसा कमाते थे, है ना, इसी को एक्सपोर्ट करके। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिला, ये चाय की पत्ती वगैरह का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रशिया यूक्रेन में ही करा करते थे। अब रशिया यूक्रेन का तो ट्रेड बिल्कुल बंद है, ठीक है, कोई भी व्यापार हो नहीं रहा है, तो उनके पास यहाँ पर कोई भी सामान प्रॉपरली पहुँचा नहीं पा रहे हैं। तो ये सिनेरियो आप देख पाओगे, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से श्रीलंका को आज के टाइम पर बहुत बुरी तरह से सफ़र करना पड़ रहा है। आई होप आज आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी पाई होगी श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन ऑथर ने उठाया है, वो ये है, इस चाइना द रियल कल्प्रिट बिहाइंड? क्या चाइना भी इसके अंदर जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, क्यों नहीं जिम्मेदार है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो श्रीलंका के इकोनॉमिक रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं चाइना के साथ में, वो सबसे बड़े जिम्मेदार देखने को मिलेंगे इस क्राइसिस के पीछे। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, आपको समझाया है मैंने काफ़ी बार, है ना, याद होगा आपको। वो क्या है कि चाइना क्या कर रहा है आजकल, चाइना बहुत सारा पैसा देता है अलग अलग कंट्रीज़ को और फिर उनको अपने ही जाल में फंसा लेता है, अपने हिसाब से काम करवाता है। ऐसा ही श्रीलंका के अंदर देखने को मिला। श्रीलंका के अंदर क्या किया, बहुत सारा पैसा दे दिया, श्रीलंका को ज़रूरत भी थी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, श्रीलंका ने खूब आराम से बोरो किया, इनफैक्ट आज तक बोरो कर रहा है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे बोरो किया। अब क्या हुआ, उसकी चक्कर में श्रीलंका के उसमें ही फंस गया। अब क्या है ना, वो जो लोन है वो नहीं चुका पा रहा, वो हालात हो चुके हैं, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि श्रीलंका को लोन चुकाने के लिए भी लोन की आवश्यकता पड़ रही है, ये हालात यहाँ पर हैं, ठीक है। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसके अंदर मतलब चाइना ने काफ़ी सारा पैसा दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे जब चाइना का पैसा नहीं चुका पाया तो चाइना ने जो हम्बनतोता पोर्ट है उसको भी 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। ये सिनेरियो आज के टाइम पर क्रिएट हुआ है। क्लियर हुआ? अगर हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखें तो रिसेंटली क्या हुआ, क्राइसिस ना थोड़े से और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो बेसिक खाने की चीज़ें हैं, ब्रेड का पैकेट तक यहाँ पर 100 रुपये के पार पहुँच चुका है, 140 180 रुपये का पहुँच चुका है। तो लोग जो है ना, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? बाकी श्रीलंका ने कहाँ से पैसा ले रखा है, IMF से, जापान से, चाइना से, इन सब कंट्री से पैसा लिया गया, और साथ ही साथ भारत ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, मतलब क्या असर पड़ रहा है इसका। तो असर यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ी बात, जो मतलब श्रीलंका के जो लोग हैं वो बेसिक गुड्स भी नहीं ले पा रहे हैं, मतलब जो बेसिक से सामान है, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतमंद सामान भी नहीं ले पा रहे हैं। ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है श्रीलंका की इन सारे काम की वजह से। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बताया गया, मतलब दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो भी सोल्जर्स वगैरह हैं आज के टाइम पर, वो सोल्जर्स सारे गैस स्टेशन के पास में खड़े हुए यहाँ पे कस्टमर्स को शांत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स लाइन में खड़े हुए हैं, उनको गैस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। अब गैस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो मतलब कैसे उनको आग वगैरह मिल पाएगी, कैसे वो सारा काम कर पाएंगे, है ना। तो क्या है, बहुत सारे लोग लंबी लंबी लाइनों में वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट करते करते यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या अब क्या हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, तो उनको शांत करने का काम कर रहा है यहाँ पर वहाँ के सोल्जर्स, ये देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे बोला गया जो मिडिल क्लास के मेंबर्स हैं ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर रखा था, उनका पैसा यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने पैसा जमा किया ज़िंदगी भर, और आज के टाइम पर महंगाई इतनी हो गई है, जॉबलेस वहाँ पे इतनी ज़्यादा देखने को मिली है कि लोगों को अपने अकाउंट से पैसा निकाल खर्च कर कर करके यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पे लोगों के अंदर अब एक बहुत बड़ा गुस्सा जग चुका है सरकार के रिगार्डिंग, और यहाँ पे कोशिश लोगों के थ्रू यही की जा रही है कि भाई सरकार को हटाया जाए पूरी तरह से, उसके बाद चीज़ें संभल पाएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि अगला स्टेप क्या है श्रीलंका के लिए। तो अगला स्टेप है कि अभी तक 16 बार लोन ले चुका है, अब श्रीलंका जा रहा है 17 बार लोन लेने। अगला स्टेप यही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो कंट्री को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी, और कंट्री के पास अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो पैसा फिर से लोन से लेना ही पड़ेगा। तो श्रीलंका अब यहाँ पे 17वां IMF लोन लेगा,
प्रेजेंट क्राइसिस के अंदर में, और 17वां लोन लेने के बाद में आप देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है, अभी वही वाली गलतियां करता है या क्या करता है। बाकी श्रीलंका ने रिक्वेस्ट करी है, चाइना इंडिया से हेल्प की, और भारत ने तो भाई बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड करवाई दी है। और ऑलरेडी हम लोगों ने क्रेडिट लाइन लगभग $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन मार्च में ही दे दिया था इनको, ठीक है। तो मार्च के महीने, पिछले महीने, उससे पिछले महीने भी बहुत सारे एग्रीमेंट, 2022 के अंदर बहुत सारा पैसा हम लोगों ने ऑलरेडी श्रीलंका को प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या लेसन्स हम लोग को लेने चाहिए। सबसे पहला लेसन है इंडिया के लिए, वो यह है कि भाई श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को देखो और उससे एक बात सीखो कि श्रीलंका ने क्या किया है। इनकी जो सरकार है, इन्होंने क्या किया, हालात ख़राब होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग मतलब चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें ये लोग देते रहे, फ्री में यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें चलाते रहे, कस्टमर्स को यहाँ पर, अब मतलब कस्टमर कह रहा हूँ, अपनी जनता को यहाँ पे फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मैक्रो इकॉनमी पर देखने को मिलेगा। साथ साथ बताया गया श्रीलंका के अंदर मतलब इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें बेटर हुआ करती थी। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है, परफॉर्मेंस है सोशल सेक्टर के अंदर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिक्योरिटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हो स्टेप ले सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ें इंप्रूव रहेंगी ना, परफॉर्मेंस, सोशल, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा, तो हम लोग चीज़ों को आगे आराम से टैकल कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वो रिस्की है। मतलब कि देखो श्रीलंका के अंदर हमने देखा बहुत लंबे समय से महंगाई वहाँ पर देखने को मिल रही है, और इंडिया के अंदर ही महंगाई आप लोग देख पाओगे। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस है, ये क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा बदतर होता जा रहा है। तो लंबे समय तक यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को नहीं रख सकते, आपको यहाँ पर महंगाई को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स यहाँ पे उठाने होंगे, ये बताया गया। तो ये तो इंडिया को लेसन्स लिए, मतलब इंडिया को लेसन्स लेने चाहिए। बाकी सार्क कंट्रीज़ को क्या क्या लेसन्स लेना चाहिए, ठीक है। सार्क के लिए भी बोला गया, अगर हम लोग देखें सार्क देश के अंदर जैसे इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, ये आपको देखने को मिलेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना। तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब लाइन से यहाँ पर ऐसी 4 कंट्रीज़ हैं जो कि बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं। इनकी पॉलिटिकल इकॉनमी वगैरह यहाँ पर पूरी तरह से सफ़र करती हुई नज़र आ रही है, ऐसा बताया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है कि सार्क के जो बाकी सारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की मदद कर ही नहीं रहे, इंडिया को छोड़कर। इंडिया ने यहाँ पर ऑफर करा है हेल्प श्रीलंका को, नेपाल की हेल्प हमको लोग कर ही रहे हैं, अफगानिस्तान को तो हम लोग हेल्प कर ही रहे हैं, अफगानिस्तान को काफ़ी सारा खाना पहुँचा चुके हैं। पाकिस्तान की क्या हेल्प करनी, पाकिस्तान यहाँ पर उसकी हरकतें कुछ ऐसी हैं, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे तो इंडिया के अलावा कोई एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप से, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आई होप आपको एक एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर मेंशन करवा दी गई हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा ग्रो करना होगा, खासकर ऑयल सीड से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट, ये सब हमें खुद यहाँ पे ग्रो करना होगा और खुद यहाँ पर डिपेंडेंट होना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करोगे। एग्जाम्पल यहाँ पे चाइना भी है, चाइना आप देख पाओगे काफ़ी सारा खुद ही प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आता है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर बात की गई है क्रिप्टो और सीबीडीसी के बारे में। ऑथर हैं अरुण कुमार साहब। इन्होंने लिखा जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी क्या हुआ, इसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया गया है ना, आपको पता होगा सरकार के थ्रू। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रोक लगाने की काम किया गया है सरकार के थ्रू। ये जो मैसेज है ये फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा मैसेज है, क्योंकि बजट के डिस्कशन जब हुआ था पार्लियामेंट के अंदर उसी टाइम पर क्रिप्टोज़ के ऊपर रोक लगाने के बारे में चर्चा कर दी गई थी। लेकिन क्या क्रिप्टो वाकई में यूज़ नहीं है, मतलब क्रिप्टो क्या ग्रो नहीं हो रहा है, इसका क्या यूज़ नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑथर ने बोला कि देखो क्रिप्टो का बहुत तगड़ा यूज़ है आज के टाइम पर। रशिया का जो क्लेप्टोक्रेट्स है, ठीक है, इनफैक्ट वो यहाँ पर क्रिप्टो का यूज़ कर रहा है ताकि सैंक्शंस यहाँ पे जो भी लगे हैं रशिया के ऊपर उन सैंक्शन से बचा जा सके। यूक्रेन के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, यूक्रेन को काफ़ी सारे हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यूक्रेन का जो व्यापार है वो भी क्रिप्टोज़ के माध्यम से हो रहा है। तो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाता है दुनिया भर में। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है। इंडिया यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने फरवरी में यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन करी हैं कि भाई जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है हमारी इकॉनमी के लिए। दूसरा इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी एसेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा नहीं, मतलब कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है कुछ पता ही नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, बेकार में कर रहे हो वो सारा इन्वेस्टमेंट, कब आज है कल नहीं है कुछ नहीं पता क्रिप्टो करेंसी का। तो सरकार का यहाँ पर ये कहना है, इसी वजह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी नहीं होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के बदले में सरकार ने बोला अगर आप लोग को इतना ही डिजिटल करेंसी के पीछे भागना है तो आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है खुद का
सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई बोल रहा है कि हम ये हमारी करेंसी रहेगी, हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से चलाएंगे, ठीक है। तो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं चलो सही है, क्रिप्टो नहीं तो ये डिजिटल करेंसी। लेकिन ऑथर यहाँ पे मेंशन करते हैं कि देखो ये आपको समझना होगा, समझना ये होगा कि यहाँ पे अगर क्रिप्टो को वैल्यू मिल गई, इंडिया के अंदर क्रिप्टो का यूज़ होने लगा, क्रिप्टो से व्यापार होने लगा, तो आरबीआई का कोई काम नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल करेंसी आज के टाइम पर आप लोग देख पाते होंगे, जो भी पैसा है इंडिया का, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ऑथराइज है, वो सब आरबीआई कंट्रोल करता है। एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे सब कंट्रोल करता है आरबीआई। लेकिन क्रिप्टो को तो कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है, इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी नहीं है, कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है कुछ नहीं पता है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई का रोल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से आरबीआई यहाँ पर नहीं चाहती है कि अपना रोल खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख पाओगे जो गवर्नर है आरबीआई के, ये बात करते हैं जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे एक अनइंटेंशनली आइडेंटिफाई यहाँ पर उसको किया गया है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं एक चिंता वाली बात हो जाती है अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू मतलब क्रिप्टो करेंसी का यूज़ जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, आपको पता होगा डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि किसी के हाथ में भी नहीं है, इसके पीछे का जो भी इसका रेगुलेशन है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है कुछ नहीं पता। ये बेसिकली एक ऐसी करेंसी है जो कि कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो आरबीआई लेकर आएगा क्रिप्टो करेंसी या फिर जो भी डिजिटल करेंसी लेके आने के बारे में चर्चा कर रहा है, उसको रेगुलेट करेगा आरबीआई खुद। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। उसके साथ मेंशन किया गया जो क्रिप्टो करेंसी हमारा बिटकॉइन वगैरह जैसे है, जैसे बिटकॉइन को लाया गया था सतोशी नाकामोटो के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास नाम एक मेंशन है, बाकी कोई और नाम मेंशन नहीं है। तो 2009 में इनके थ्रू लाया गया था। बाकी यहाँ पर जो ये क्रिप्टोज़ हैं, क्रिप्टोज़ यहाँ पर नेट के थ्रू आपको चलते हैं, आपको पता होगा इंटरनेट का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, प्लस यहाँ पर उसके बेसिस पर क्रिप्टोज़ का यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो की वैल्यू जो है वो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी की जो टोटल वैल्यू आज के टाइम पर आपको देखने को मिलती है, जितना दुनिया भर में सोना है उससे भी ज़्यादा है। लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर की वैल्यू आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी की आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे पा रहा है। फिर उसका साथ साथ बताया गया कि भाई जो हमारी सरकार खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है, वो यहाँ पे आरबीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो क्रिप्टो करेंसी की तरह काम नहीं कर सकती, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। भाई क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह पर है, जो सरकार करेंसी लेकर आएगी वो अपनी जगह पर है। सरकार जो डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा रेगुलेशन सरकार कराएगा, उसको कंट्रोल कर सकेगी और मतलब अपने हिसाब से चलाएगी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले चल रहा है वैसी मुद्दा तब भी रहेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई चला नहीं रहा है, ठीक है। इसको क्या है, लोगों के हाथ में खुद है वो, ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से चलाएंगे उसको, तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाता है क्रिप्टो करेंसी में, और साथ ही साथ जो आरबीआई की थ्रू डिजिटल करेंसी लेकर आई जा रही है उसके अंदर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ऑथर इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं, क्रिप्टो अलग है और सीबीडीसी अलग है, ये आपको समझना होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी आती है बिटकॉइन, आपको पता होगा बिटकॉइन मोस्ट प्रोमिनेंट जाना माना क्रिप्टो है। आपने सबने क्रिप्टो करेंसी देखो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इथेरियम, लाइटकॉइन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट बिटकॉइन का नाम सबने सुना होगा। तो बिटकॉइन यहाँ पर क्या है, सबसे एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाएगा, लगातार हो रहा है। इसका जो टोटल नंबर है वो 21 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया क्रिप्टो करेंसी को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आपको पता होगा यहाँ पे माइनिंग की जाती है, ठीक है। माइनिंग की जाती है मतलब कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, और कंप्यूटर्स काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट को कंज्यूम करने के बाद प्रोग्रामिंग करते करते कई टाइम तक प्रोग्रामिंग चलते चलते एक बिटकॉइन हम लोग को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया अब बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने में जब यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, तो ऑब्वियस से बात है बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ जाता है। ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। देन उसके बाद यहाँ पे बताया है कि आप देख पाओगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। देखो वो बात बार बार बोली जा रही है कि भाई इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर हमारी सरकार लेकर आ रही है उसको हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगी, ठीक है। उसका कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा। तो ये आपको समझना होगा, लोग यहाँ पर इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी, ये यहाँ पर बोला गया। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि देखो आज के टाइम पर क्या है कि आरबीआई इन चीज़ों को मेंटेन करेगा, अपने हिसाब से चलाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत मतलब उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे पहले चल रहा था वैसे अब चल रहा है, तो इसमें यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। साथ साथ बताया गया प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग बात करें तो अगर सरकार ये बोलती है कि जो डिजिटल करेंसी है, मतलब कि जो सरकार डिजिटल करेंसी लेकर आ रही है
वो यहाँ पे क्रिप्टो का सब्स्टिट्यूट है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑथर यही बोलते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बैन लगा रहे हो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आरबीआई को इसके बारे में समझना होगा, और ये जो डिजिटल करेंसी के नाम पे करेंसी लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और क्रिप्टो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे कि क्या है क्रिप्टो और क्या है सीबीडीसी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। उसके बाद जो अगला एडिटोरियल है, लास्ट एडिटोरियल, ये बात करता है कि भारत भी क्रिटिसाइज़ कर सकता है रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर उसको। ऑथर ने क्या क्या मेंशन किया? ऑथर ने मेंशन किया कि भाई देखो 4 साल पहले भी क्या था, जून 2018 के अंदर यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने यहाँ पर अपना एम्बेसडर भेजा निक्की हैले को, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर भेजा गया और इंडिया से उस एम्बेसडर ने बोला, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलकर बोला गया कि भाई ऑयल का इंपोर्ट ईरान से कट डाउन कर दो, क्योंकि आपको पता होगा 4 साल पहले क्या हो रहा था कि ईरान मतलब को न्यूक्लियर डील से, मतलब इस न्यूक्लियर डील से जो भी की गई थी ईरान के साथ में, उससे अमेरिका बाहर निकल गया था। अब जब बाहर निकल गया था तो ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगा दिए गए और अमेरिका ने दुनिया भर की कंट्रीज से मना कर दिया कि आपको अब यहाँ पे ईरान से तेल परचेज़ नहीं करना है। तो भारत को भी यहाँ पर धमकाया गया कि भारत भी यहाँ पर इनसे तेल परचेज़ नहीं करेगा। तो ये काम होते होते आप लोग देख पाओगे एक टाइम आया कि भारत ने पूरी तरह से यहाँ पर आप कह सकते हो इम्पोर्ट बैन कर दिया। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि अमेरिका की एक डेडलाइन थी, इसमें अमेरिका की डेडलाइन एक्सपायर होते ही हमारी सरकार ने जो ईरान से तेल का इंपोर्ट था वो ज़ीरो कर दिया। हमने बिल्कुल भी तेल इंपोर्ट करना मतलब बंद कर दिया, बिल्कुल हम लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक कंडीशन ये देखने को मिलती थी, हम कितनी सुन रहे थे अमेरिका की। लेकिन एक दूसरी कंडीशन है, अब यहाँ पे 2022 के अंदर आप देख पाओगे यूएसए ने प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर कि भाई रशिया से तेल मत खरीदो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमने कहीं से कहीं तक यूएसए की नहीं सुनी, हम लोगों ने काफ़ी सारा तेल परचेज़ किया, इनफैक्ट आज भी परचेज़ कर रहे हैं। अब जो ये प्रेशर है यूएस की साइड से, जो बाइडन की साइड से आया, फिर उसके बाद वर्चुअल समिट होती है, ठीक है। उसमें आप देख पाओगे इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया। यूएस के सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने 2+2 मीटिंग में जोर डाला। उसके साथ साथ इंडियन अमेरिकन जो एक तरीके से डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आपको देखने को मिलेंगे, दलीप सिंह, इन्होंने यहाँ पर भारत के ऊपर जोर डाला कि भाई आप परचेज़ मत करो तेल यहाँ पर रशिया से, रशिया को आप लोग यहाँ पर पैसा वगैरह मत प्रोवाइड कराओ, क्योंकि आप कुछ परचेस करोगे तो अब जैसी बात है रशिया के पास पैसा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे वॉर की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब दुनिया भर की कंट्रीज़ ने पूरी तरह से जोर डाला। प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है यूके के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जोर डाला, लेकिन क्या हुआ, इंडिया ने किसी की नहीं सुनी। अभी क्या है, हमारी मीटिंग जो है फिर से होने वाली है, किसके साथ में, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, क्योंकि ये पीएम जो है बोरिस जॉनसन ये इंडिया आएंगे इस सप्ताह। साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी, वो जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, फिर डेनमार्क जाएंगे। तो अभी और भी बहुत सारा जोर इंडिया के ऊपर आने वाला है कि आपको रशिया के साथ से ये डील वगैरह नहीं करनी चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, ठीक है। यह आप लोगों को समझना होगा। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। साथ साथ ऑथर मेंशन करते हैं जब हम लोग बात करें ब्रिक्स की, सॉरी ब्रिक्स कह रहा हूँ, हम लोग बात करें क्वाड की, तो क्वाड के अंदर भी जो 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो इसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साइड है जो कि रशिया की आलोचना कर रहे हैं, और भारत से भी बोला गया कि आप भी आलोचना करो, लेकिन भारत ने कोई भी अभी ऐसी आलोचना नहीं करी है। आप देख पाओगे हम लोग यहाँ पर और ज़्यादा तेल परचेज़ करने लगे हैं, डिस्काउंटेड वाला तेल परचेज़ करने लगे हैं कि यहाँ पे जो रशिया से डिस्काउंट वाला तेल, मतलब रशिया ने बोला कि आप डिस्काउंट में तेल ले लो, तो हमने कहा ठीक है ले लेंगे, और हमने तेल लेना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ रशिया का जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा एक यूनिट आ चुका है, अभी नेक्स्ट यूनिट भी आने वाला है, यहाँ पे बताया गया। अब जो भी व्यापार हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच, सॉरी रशिया इंडिया के बीच में, वो यहाँ पे रुपी और रूबल पेमेंट के बीच में इसमें हो रहा है, मतलब कि इंडियन रुपी और साथ साथ आप कह सकते हो रशियन करेंसी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं। तो ऑथर मेंशन करती है कि भाई बहुत बड़ा इंगेजमेंट आप देख पाओगे रशिया के साथ में हमारा है। इतिहास देखें तो इतिहास से ही बहुत बड़ा इंगेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्यूचर के एस्पेक्ट को भी देखकर हम लोग रशिया को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर का एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है, देखो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, खासकर डिफेंस सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा है। 60% डिफेंस सेक्टर में स्पेयर्स पार्ट्स हम लोग 60% तक मंगाते हैं, 85% तक स्पेयर्स पार्ट्स हम लोग यहाँ पर मंगाते हैं रशिया से। तो इसमें आप लोग देख पाओगे रशिया का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। साथ साथ आज के टाइम पर भारत और रशिया दोनों मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल का है। ब्रह्मोस मिसाइल दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है।
इस प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। इंडिया का जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो भी रशिया के ऊपर है। रशिया से 2% तक हम लोग जो एनर्जी वो परचेज़ करते हैं, आपको इसके बारे में पता होगा। प्लस रशिया का जो ऑयल सेक्टर है उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है रशिया के अंदर में, वहाँ से हम लोग तेल वगैरह परचेज़ कर रहे हैं। तो इंडिया ने साथ साथ एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन कर रखा है यूएस के साथ में, रशिया के साथ में, फ्रांस के साथ में। तो आप लोग यहाँ पर भी देख पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडिया की साइड में, और इसी वजह से हम लोग भी यहाँ पर एक सपोर्ट कर रहे हैं किसको, रशिया को। या आप लोग देख पाओगे साथ साथ रशिया हम लोग को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट मिल जाए हम लोगों को। आपको पता होगा यूएनएससी के अंदर 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उसके अंदर भारत को यहाँ पर आ जाना चाहिए, उसको लेकर सपोर्ट देता है रशिया। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोग देख पाओगे कि रशिया का पूरी तरह से हमारे ऊपर सपोर्ट है, हमारा भी यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑथर मेंशन करती है कि भाई इस चीज़ को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इस चीज़ को क्या बदलना पड़ेगा कि जब आप लोग इंडिया का इतिहास देखोगे तो इंडिया के इतिहास में हम लोग देख पाएंगे हमने जो है एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया है। भले यहाँ पर कुछ भी हो, जैसा चल रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लिया है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ऑथर ने दिया है कि 2003 के अंदर भले ही हमारे जो पार्टनरशिप हैं यूएस की साइड में बढ़ रहे थे, जैसे कि आज के टाइम पर रशिया की साइड में पार्टनरशिप हमारे काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑथर बोलती हैं 2003 में हमारे यूएस की साइड से पार्टनरशिप बहुत अच्छे थे, लेकिन यूएस ने क्या किया, यूएस ने इराक के अंदर एक तरीके से इन्वेजन चालू कर दिया था। यूएस ने इराक को इन्वेड किया था। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस समय इंडिया की साइड से ये स्टेटमेंट निकल कर आता है कि ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है, हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मतलब भारत ने यूएस के अगेंस्ट में बोला उस समय, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ हो रही थी उसके हिसाब से यहाँ पर स्टेप लिया, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया। लेकिन आज के टाइम पर मतलब एक तो केस ये हो गया, दूसरा केस और समझाया गया। दूसरे केस के अंदर आप लोग फिर से देख पाओगे एक और यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ नज़र आती है जहाँ पर इंडिया जो है वापस से आलोचना करता है। तो मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है, एग्जैक्टली आप देख पाओगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी एक स्पीच के दौरान, ठीक है, यूएस के अंदर स्पीच दी गई 1949 में, और आपको पता होगा वहाँ पर हमने नॉन अलाइन मूवमेंट को चूज़ किया, जहाँ पे हम लोग किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ना यूएसएसआर को ना यूएस को ज्वाइन करेंगे। तो अगेन यहाँ पे एक डिसीजन रहा हमारा। तो मतलब हम लोग शुरू से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं तो इतिहास में इस प्रकार के डिसीजन लिए गए हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो करंट गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर सकती है रशिया को कि रशिया ने किस प्रकार से इन्वेजन किया है, किस प्रकार से यहाँ पर आम पब्लिक की जान गई है यूक्रेन के अंदर में। ओके, तो ये था यहाँ पर ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको ये भी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बोला था एक आर्टिकल और है जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। यहाँ पे बात की गई है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी के बारे में। ये हमारे एक नए आर्मी चीफ आपको देखने को मिलेंगे। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ 29 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा जो CDS हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हमारे बिपिन रावत जी अब तो रहे नहीं हैं, तो क्या है इनकी जगह पर एक नए CDS आएंगे। उनका अपॉइंटमेंट अभी भी यहाँ पर अवेटिंग में है। उनका एक कोई नया अपॉइंटमेंट होगा तो नए CDS भी हमारे बनने वाले हैं। क्लियर हुआ। तो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं है। तो आप लोग इतना ही बस खाली ध्यान रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, ये मैंने आपसे बोला था बाद में डिस्कस करूँगा। हुआ क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी सरकार सेलिब्रेट कर रही है हमारी 400वीं 400 बर्थ एनिवर्सरी गुरु तेग बहादुर जी की। आपको पता होगा गुरु तेग बहादुर जी कौन है। इनफैक्ट यहाँ पे सिख रिलीजन के अंदर टॉप 10 गुरुज आते हैं, आपको पता होगा। वो 10 गुरुज के अंदर में जो 9th नंबर के गुरु हैं वो हमारे गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये 90 सिख गुरु यहाँ पर कहलाते हैं। टाइम पीरियड क्या इनका 1621 से लेकर 1675 के बीच का। गुरु तेग बहादुर जी 9 सिख गुरु थे, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। और साथ साथ इनको प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी भी बोला जाता है सिख्स के थ्रू। उसके साथ साथ बताया गया ये ग्रेट टीचर भी थे, और साथ साथ यहाँ पर एक्सीलेंट वॉरियर, थिंकर, पोएट, जिन्होंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस लेके नेचर ऑफ गॉड के बारे में, माइंड, बॉडी, फिजिकल अटैचमेंट्स के बारे में काफ़ी सारी बातें यहाँ पर मेंशन करी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी जो राइटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको गुरु ग्रंथ साहिब, यहाँ पे एक पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ साथ और क्या बताया गया, देखो यहाँ पे एक मिशन होता है जहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने एक टाउन फाउंड किया, एक टाउन यहाँ पे खोजा जिसका नाम है चकनांकी, जो पंजाब के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो कि पंजाब आनंदपुर साहिब का बाद में पार्ट बनता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को मतलब मार दिया जाता है दिल्ली के अंदर में मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे। क्लियर हुआ। तो ये आर्टिकल हो गया हमारा।
बाकी इसके बाद वर्ल्ड पेज पर आप देख पाओगे कोई भी नई खबर नहीं है, श्रीलंकन प्रोटेस्ट के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी मैंने पूरा एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे बिजनेस सेक्शन पर। तो बिजनेस सेक्शन पर इकलौता आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। बात की स्टॉक मार्केट के बारे में, आपने थंबनेल भी देखा होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है मंडे के अंदर में, ठीक है। जो सेंसेक्स पॉइंट्स हैं वो आप देख पाओगे काफ़ी तक फॉल यहाँ पर डाउन देखने को मिला है। जो टॉप लूजर कंपनीज देखने को मिली वो इन्फोसिस, जहाँ पर 7.27% की गिरावट देखने को मिली। फिर HDFC, टेक महिंद्रा, विप्रो, और फिर उसके बाद NSE निफ्टी के अंदर इंडेक्स, जो NSE निफ्टी इंडेक्स आपको पता होगा, सेंसेक्स और NSE दोनों यहाँ पर अलग अलग इंडेक्सेस हैं। तो NSE के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। लगभग 1.73% से यहाँ पर आप कह सकते हो फॉल आउट देखने को मिला। तो हमारा स्टॉक मार्केट कल पूरा हिल गया था, तो काफ़ी तक गिरावट देखने को मिली है। 4 दिन बाद खुला था लेकिन पूरा तरह से ठप हुआ, मतलब गिरा हुआ देखने को मिला। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। दुनिया भर में चल रहे क्राइसिस एक सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। क्राइसिस क्या क्या चल रहे हैं आपको पता है, ठीक है। दुनिया भर में महंगाई आप देख पाओगे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है। तो रशिया यूक्रेन के वॉर का इम्पैक्ट भी आप देख पाओगे काफ़ी बुरी तरह से पड़ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने यही चीज़ें मेंशन करी हैं, उसी के बेसिस पर थंबनेल लगाया था। और यहाँ पे मैंने बियर और बुल क्यों लगाया है, देखो जैसे आज के टाइम पर मार्केट जो है वो 2 तरीके से देखा जाता है, बियर मार्केट और बुल मार्केट। आपको याद होगा है ना, लोगों को बोला जाता है कि भाई आज के मार्केट में ये बंदा बियरिश है, ये बुलिश है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, देखो बुल मतलब क्या होता है, बुल मतलब मार्केट उठ रहा है। उठ रहा है मतलब क्योंकि बुल जो है नीचे से ऊपर अटैक करता है, ठीक है। बुल नीचे से ऊपर अटैक करता है, तो इसी वजह से मतलब वो बंदा बुलिश हो रहा है, बहुत सारा पैसा लगा रहा है, मार्केट वहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है। और बियर मार्केट कब कहलाता है, जब वो मार्केट डाउन देखने को मिले, क्योंकि जो ये भालू है वो ऊपर से नीचे की साइड में अटैक करता है, ठीक है। तो बुल मार्केट कब, जब बुल मतलब क्या है, एक कॉन्सेप्ट यही है कि बुल जो है नीचे से ऊपर अटैक करता है, और बियर मार्केट, बियर जो है ऊपर से नीचे अटैक करता है, ठीक है। मार्केट डाउन को हम लोग बोलते हैं बियर मार्केट, मार्केट राइज को हम लोग बोलते हैं बुल मार्केट। ओके, नाउ यहाँ पर ये हुए हमारे सारे के सारे आर्टिकल समाप्त, एडिटोरियल डिस्कशन हो गया, बाकी सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए। अब फटाफट हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था, WannaCry, पेटिया और इटरनल ब्लू आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, ये सब साइबर अटैक है। कल मैंने आपको रैंसमवेयर के बारे में पढ़ाया था। रैंसमवेयर यहाँ पर एक प्रकार का फॉर्म है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके माध्यम से यहाँ पर साइबर अटैक्स वगैरह किए जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो WannaCry, पेटिया और इटरनल ब्लू ये भी कुछ ना कुछ रैंसमवेयर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइबर अटैक के लिए वर्क किए जाते हैं। क्लियर हुआ, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो गया, साइबर अटैक। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।